तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अजीज़ तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamualaikum students, here I am to teach to physics class 10th where I discuss about chapter number 12 geometrical optics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को चैप्टर नंबर 12 के। आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को केयरफुली रीड आउट कीजिएगा तो होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 12.1 What do you understand by reflection of light? Draw a diagram, illustrate reflection at a plane surfaces. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जब लाइट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट एक फॉल करती है किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी सरफेस के अंदर। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light traveling in a certain medium fall the surface of another medium, a part of turned back in the same medium, this is called the reflection of light. Students, next part है draw a diagram to illustrate reflection of a plane surfaces. ठीक है, हम लोगों ने एक डायग्राम को illustrate करना है इससे, ठीक है। Let's suppose students, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ओके। अब इस प्लेन सरफेस के ऊपर एक रे, कोई भी लाइट है वो इंसिडेंट करती है, ठीक है, तो वो लाइट इस मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एक ख़ास एंगल से के साथ। अब हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे इसके सेंटर में एक नॉर्मल लाइन भी होती है जिसे हम लोगों ने डॉटेड लाइन से शो किया, ओके। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान एक एंगल बनता है जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में भी एक एंगल बनता है जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये हम लोगों ने एंगल्स ड्रा किए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आपको क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.2। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। नॉर्मल, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, थर्ड वन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नॉर्मल इन टर्म्स को हम लोगों ने इनको डिफ़ाइन करना है। फर्स्टली हम लोग नॉर्मल को डिफ़ाइन करें। नॉर्मल इज़ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे मीट द सरफेस ऑफ द मिरर। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक इंसिडेंट या फिर लाइट फॉल करती है। वो लाइट इस मीडियम से टकरा कर वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है और इनके दरमियान में एक नॉर्मल बनता है। अब ये जो नॉर्मल लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर है, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंट किया है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बना है इसे बनता है, हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मेक द नॉर्मल ड्रा एंड द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे मेक द नॉर्मल ड्रा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 12.3। State the laws of reflection, describe how they can be verified graphically. हम लोगों ने 2 laws of reflection को पढ़ा था। फर्स्ट वन इज़ द इंसिडेंट रे
normal ray and the reflected ray at the point of incident all lie in the same plane. जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो सारी एक ही प्लेन पे कंसिस्ट करेंगी. नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो हम कहेंगे अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो ही हम लोग कहेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है. अगर इनमें से कोई भी फेल कर गया, कोई भी कंडीशन लेट्स सपोज वहाँ पे इम्पोज नहीं होगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे ओबे नहीं करेगा. अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने डिस्कस करनी है. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है. यहाँ से एक इंसिडेंट रे फॉल करती है इस मिरर पे, देन ये रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. इनके दरमियान में एक नॉर्मल हम लोगों ने ड्रा कर लिया. अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.4 डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. फर्स्टली हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं. द बेंडिंग ऑफ लाइट एट इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड दैट रिफ्रैक्शन. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. अगर हम लोग नेक्स्ट को डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल साइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. इस डायग्राम को हम लोगों ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था. लेट्स सपोज हम लोगों ने एक पैरेलल ग्लास टाइप मटेरियल को ले लिया, ओके. अब इस ग्लास टाइप मटेरियल में हमारे पास एक रे है, वो इंसिडेंट होती है, ठीक है. अब जैसे ही ये रे एंटर होगी, ठीक है, ये लाइट एंटर हुई, जैसे ये एंटर होगी तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मतलब लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई है, ठीक है. अब अगर हम इसके दरमियान में नॉर्मल लाइन ड्रा करें तो ये हमारी नॉर्मल लाइन है, ओके. हम देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई है. अब जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल लाइन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है. हम लोग कह सकते हैं कि हमारी रे बेंड हो गई है, और इस बेंडिंग को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इस डायग्राम को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं इस आंस में, ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास है 12.5 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म यूज्ड इन रिफ्रैक्शन. फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट, सेकेंड वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हम लोगों ने इन दोनों को डिफाइन करना है, ओके. फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को. द एंगल दैट इंसिडेंटेड बैक द नॉर्मल लाइन एंड इट रेफर्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट. जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है. ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल लाइन, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. इसी तरीके से स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल दैट रिफ्रैक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल लाइन इज प्रेफर्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, आप इसकी डेफिनेशन को जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा. 12.6 है व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल. हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है, फर्स्टली हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ठीक है, ये एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. अब मटेरियल को हम यहाँ पे कोई ना कोई एक मीडियम सपोज कर रहे हैं. लेट्स सपोज या कोई मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है तो हम लोग उस मीडियम जो हमारा है वो चेंज हो चुका है. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से. एन हमारे पास है सी डिवाइडेड बाय वी के, मतलब सी हमें रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम में और वी हमें रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम को. ओके स्टूडेंट्स,
द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है। और अगर हम लोग नेक्स्ट जो भी मीडियम होगा अगर हम उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों ने मीडियम ग्लास लैब लिया हुआ है, तो ग्लास का जो स्पीड ऑफ लाइट है इन ग्लास लैब वो 2 मल्टीप्लाई 10⁸ है। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आंसर आएगा n = 1.5 आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का आ गया 1.5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 12.7 एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट वन हमारे पास है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो दैट हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन द पॉइंट्स। ओके, फर्स्टली हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टिव रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल द इन द सेम प्लेन। जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव रे है और नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ओके, सेकेंड वन हमारे पास है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल इन द इंसिडेंट आई and the sine of the angle of refraction r is always equal to the constant, जिसे हम लोगों ने स्नेल्स लॉ भी कहा था। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सपोज ये हमारे पास मीडियम है कोई। अब इस मीडियम में जैसे ही कोई इंसिडेंट रे एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद वो जैसे ही मीडियम में एंटर होगी तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, बेंड होके वो रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे था उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे था उससे हमारा नॉर्मल थोड़ा करीब तरीन था। तो ये बेंडिंग ऑफ जो रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का बेंड हो जाना है, बेसिकली यही हमारे पास कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 12.8 को। व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? हम लोग इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। जब भी कोई इंसिडेंट रे हमारे पास इस तरह से आके फॉल करे, किसी भी मीडियम पे इस तरह से जाके स्ट्राइक करे कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है बड़ा हो उसके क्रिटिकल एंगल से, तो वो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम इसको रीड आउट करते हैं। When the angle of incident become a larger than a critical angle, the refraction occur. The entire light is refracted back in the denser medium. This is known as total internal reflection. मतलब जो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट बैक हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 12.9 क्वेश्चन है। स्टेट द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमारे पास बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, ओके, फर्स्टली इसकी यही कंडीशन होगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लेट्स सपोज ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है, तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 43 होना चाहिए, वो 45 भी होना चाहिए, लेकिन बड़ा होना चाहिए। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो वो हमारी जो रे होगी वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक होके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, द रे ऑफ लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.10। What is the critical angle? Derive the relationship between the critical angle and the refractive index of a substance. फर्स्टली हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। अब क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस पे हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है।
उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। When light enter from a denser medium to the rare medium, then angle of incident whose angle of refraction become 90 degree is called the critical angle। क्रिटिकल एंगल को हम लोग शो करते हैं C के साथ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन when light enter from denser medium to rare medium, then angle of incident, then angle of refraction become 90 degree is called critical angle। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप ड्राइव करना है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान, ठीक है। हमें पता है कि साइन आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन आर, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल टू आ गया साइन सी डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री। तो ये हमारा साइन 90 बेसिकली 1/n के इक्वल आ गया, और साइन सी हमारे पास आ गया, साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, तो साइन सी हमारे पास आ गया 1/n, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग n को हम लोग ड्राइव कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो n हमारे पास आ गया 1/sin c, ठीक है। अब c हमारे पास है क्रिटिकल एंगल, ये हमारा स्नेल्स लॉ के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे i एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ओके, CR हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और C हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, और N हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, ठीक है। अब अगर हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो ये रे हमारे पास बेंड हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी रेयर से डेंसर में जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास रे बेंड हो जाएगी, ये बेंड होकर एग्जैक्ट हमारे पास 90 डिग्री पर आ जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जो, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब इस तरह से क्या होता है, जब हम लोग रेयर से डेंसर में जाते हैं, तो ये भी हमारे पास रिवर्स हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/sin of c। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 12.11 क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स। ये हमारे पास एक पाइप नमा होता है जिसमें से हम लोग लाइट रेस पास करते हैं, वो लाइट रेस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब द हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ यूज लाइट प्रोपगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपने उस ऑप्टिकल फाइबर में एक लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंट करवाना है कि उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से जो लाइट उसी भी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी, अगेन स्ट्राइक करेगी, देन अगेन रिफ्रैक्ट बैक होगी। इस तरीके से वो ट्रैवल करके हमारे पाइप के अंदर ट्रैवल होती रहेगी और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। स्टूडेंट्स, ये 11 क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल से भी डिस्कस किए थे। इसमें एक हमारे पास टर्म है क्लैडिंग। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर दैट कैरीज द लाइट एंड आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। जो हमें फाइबर ऑप्टिक्स का जो इनर पार्ट होता है जिसे हम कोर कहते हैं, ये लाइट ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग। लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक टू द कोर क्लैडिंग बाउंड्री एट द एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। वही बात, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट उसी में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, देन इसके यूजेस हैं, हम इन्हें टेलीफोन में यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं, और थाउजेंड ऑफ फ़ोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस में हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 12.12 को। Define the following terms applied on a lens: principal axis, optical center and focal length। स्टूडेंट, जब हमने लेंस का टॉपिक डिस्कस किया था, जब हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। लेट्स सपोज अगर हम लोग एक लेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब इस लेंस में वो लाइन
जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस का जो सेंटर्ड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट थिंग इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम लोग कहते हैं लेंस का, हर लेंस का अपना एक ख़ास फोकल पॉइंट होता है। लेट्स सपोज इस लेंस में हम लोग देखें तो इसका फोकल पॉइंट ये है, तो फोकल पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान तक जितना डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग इनको डिफ़ाइन करते हैं, इनकी डेफिनेशंस को। ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस Each of the two surfaces of a spherical lens in a section of a sphere, the line passing through the two center of a curvature of the lens is called the principal axis. ठीक है, an optical center, a point on the principal axis in the center of lens is called optical center. जो लेंस के सेंटर में होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और focal length, this is a distance between the optical center and the principal focus. और principal optical center से लेकर प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 12.13 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद रे डायग्राम। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दो लेंस नज़र आ रहे हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। अब इनमें प्रिंसिपल फोकस किस तरह से बिल्डअप होता है। अब स्टूडेंट, जैसे ही लाइट रेस पास होती हैं लेंस पे जाके स्ट्राइक करती हैं, कन्वेक्स लेंस जो है बेसिकली ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये रेज़ को बेसिकली बेंड कर देता है, ये इनको रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अब ये एक सेकेंड रे लेट्स सपोज हम लोग पास करवाते हैं, ये भी सारी इन रेज़ को रिफ्रैक्ट बैक कर देगा। ओके, ये यहाँ का इस पे इनको फोकस कर देता है, फोकस। ठीक है, ये इनका कॉमन पॉइंट आ जाए। बेसिकली ये कन्वेक्स लेंस है तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये मिल रही होती हैं इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके स्टूडेंट्स, ये था कन्वेक्स लेंस। अब हम डिस्कस करते हैं कनकेव लेंस को। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है, उसमें एक लाइट पास हुई। ठीक है, इसमें लाइट पास होने की वजह से कन्वेक्स लेंस बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये इन रेज़ को डाइवर्ज कर देगा बाहर वाली साइड पे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें डिफरेंट रेज़ को पास करवाया तो ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, इसको किसी भी डायरेक्शन से हम लोग इन रेज़ को पास कराएंगे तो ये डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली डाइवर्ज हो रही हैं, ये तो कहीं पे भी जाके मीटअप नहीं करेंगी। अब हम इस तरह से करते हैं कि हम लोग एक इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं इनके बैकवर्ड डायरेक्शन की जानिब। ठीक है, हम लोगों ने ये इमेजिनरी लाइन ड्रा की। अब जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं जहाँ पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये प्रिंसिपल फोकस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों लेंस में प्रिंसिपल फोकस किस तरह से बन रहा है। क्लियर, तो आप इन डायग्राम्स के थ्रू ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट को किस तरह से रिफ्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा एक कन्वेक्स लेंस नज़र आ रहा है, इसमें हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है इस जगह पर। ठीक है, अब जब लाइट पास करेगी इस ऑब्जेक्ट से, लेट्स सपोज एक रे पास की बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब वो रे है लेंस से स्ट्राइक करने के बाद ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम लोग एक सेकेंड रे ड्रा करते हैं। ठीक है, वो भी इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और ये रिमेन अनडेविएटेड के बगैर किसी डेविएशन के पास कर जाएगी फर्स्ट रे के साथ।
ठीक है। अब हम एक थर्ड रे पास करवाते हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई लेंस से स्ट्राइक करेगी और लेंस से स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये मिलती है फर्स्ट रे के साथ, ठीक है। ये इस तरह से मीटअप होते। अब जब यहाँ पे मीट करेंगी, जो यहाँ पे जो तीनों रेस मीट कर रही है, वहाँ पे हम लोगों को एक इमेज डेवलप हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन था डिस्क्राइब हाउ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए अपने लेक्चर्स में। इस तरह से हम लोगों ने 3 रेज ड्रा की। फर्स्ट रे बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस के साथ एंड सो ऑन मूव कर जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से और मीट करेगी आगे जाके फर्स्ट रे के साथ और ये अनडेविएट होगी। थर्ड रे पास करेगी इस प्रिंसिपल फोकस के साथ और स्ट्राइक करेगी लेंस के जार के साथ। लेंस पर स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, अगेन ये मीट कर जाएंगी जहाँ पे पहली 2 रेस थी, ठीक है। इस तरह से ये तीनों रेस मीट कर जाएंगी, उससे पॉइंट पर हमारा जो इमेज है वो बिल्डअप हो जाएगा। इस तरह से जो ये लाइट रेस हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं थ्रू कन्वेक्स लेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है with the help of diagram how can you show the use of thin converging lens as a magnifying glass। क्वेश्चन में हमारा ये है कि एक राय डायग्राम के थ्रू हमने ये बताना है कि हमारा जो थिन कन्वर्जिंग लेंस है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है। A magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnified image of a small objects. It is called the simple microscope. Magnifying glass क्या है बेसिकली? वो एक convex lens है जो इसको इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे small objects हैं उनको मैग्नीफाई कर सकें, small object को मतलब बड़ा करके दिखाता है, तो ये हमें कहलाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल किया जाता है और हम एक छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जूम करके हम लोग बड़ा देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जैसे कि हम लोगों ने लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लेंस है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमारा कोई भी पर्सन जो इस लेंस से देख रहा है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इस प्रिंसिपल फोकस के अंदर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास जिस चीज़ में इसमें मैटर करती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में कहीं पड़ा होगा, ठीक है, तो हमारा जो इमेज है वो मैग्नीफाई होगा, हमारा जो इमेज है वो हमें इनलार्ज होगा, बड़ा दिखाई देगा। ओके, अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया फोकल पॉइंट के अंदर, तो लेट्स सपोज यहाँ से हम लोगों को कोई व्यू कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से जो हमारा इमेज कंस्ट्रक्ट होगा वो आई से एग्जैक्ट 20 डिस्टेंस के दूर पे हमारे पास एक इमेज बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इमेज डेवलप हो गया और इस इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चूँकि हमारा जो आइज का नियर पॉइंट होता है वो है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से दूर हमारा जो एक इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जिसे हमारी आंख इजीली देख सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 12.16 को। अ कॉइन इज़ प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज़ एन इमेज फॉर्म्ड। वट इज़ इट्स नेचर। एक कॉइन है उसको प्लेस किया गया है फोकल पॉइंट के ऊपर, ओके, एक कन्वर्जिंग लेंस में। अब ये कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल पॉइंट है एग्जैक्ट उसी पर हमने एक कॉइन को प्लेस किया है, तो क्या इसका इमेज बनेगा? अगर बनेगा तो उसकी नेचर क्या होगी? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इसके हमारे पास फोकल पॉइंट्स के पास इसके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, एक हम लोगों ने कॉइन को प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट रे स्ट्राइक करेगी लेंस से जाके, ठीक है,
अब वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ओके, लाइक दिस। अगर हम लोग सेकेंड रे पास करवाएं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है, सेकेंड वन हमारे पास लाइक दिस रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि दोनों रेस आपस में पैरेलल जा रही हैं, इनका जो डेविएशन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये आपस में मज़ीद दूर दूर होती जा रही हैं, ठीक है। डैट मीन्स कि डैट ये दोनों रेस कहीं पर भी जाके नहीं मिल रही। अब ये कहीं पे जाके नहीं मीट करेंगी तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगा। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे कॉइन है, अगर हम लोग उसको फोकल पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो हमारा जो इमेज है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेज मीट नहीं करेगी। जब रेज मीट नहीं करेंगी तो वहाँ पे इमेज भी कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हेन अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रे आर कार्ड एंड द नेवर मीट। जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रहे हैं वो पैरेलल हैं, वो मीट नहीं करती, इसलिए वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 12.17 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड द वर्चुअल इमेज। हम लोगों ने रियल और वर्चुअल इमेज के दरमियान डिफरेंस को बताना है। अब रियल इमेज वो इमेज होता है कि वो असल लाइट रेस मिलकर बनाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज को, ठीक है। द रेज एक्चुअली कन्वर्ज टू फॉर्म इमेज। रियल इमेज इज़ अ फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट converge after reflection from mirror. It is observed on a screen and it is always inverted. Virtual image is formed behind the mirror when rays of light coming from a point on object diverge after reflection from a mirror. It cannot be observed on a screen. It is always erect. ओके स्टूडेंट्स, ये वर्चुअल इमेज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर नहीं बनता। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रियल इमेज। रेज एक्चुअली कन्वर्ज टू फॉर्म अ इमेज। जो रियल इमेज में हमारे पास जो रेज होती हैं वो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में हमारे पास कन्वर्ज होती हैं, वो कन्वर्ज होकर आपस में मीट करती हैं। अब जहाँ पे वो इमर्ज करती हैं वहाँ पे हमारे पास इमेज डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है रेज अपेयर्स टू बी डाइवर्ज। जो वर्चुअल इमेज है उसमें रेज है वो डाइवर्ज हो जाएंगी तो वो कहीं पे मीट नहीं करेंगी, तो वहाँ पे कोई इमेज कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। उस केस में हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं, वो जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे हम लोग एक इमेज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इमेज इज़ इन्वर्टेड, देन वर्चुअल इमेज में है इमेज इज़ इरेक्ट। ओके, बिल्कुल रियल इमेज में हमारे पास इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, और वर्चुअल इमेज हमारे पास स्ट्रेट बनता है, इरेक्ट बनता है। थर्ड वन है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम लोग रियल इमेज को स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं, इस वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग उसमें रेज उसमें पैरेलल होती हैं तो कोई इमेज नहीं बनता। ओके, मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव। जो रियल इमेज होती है उसकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है और वर्चुअल इमेज की मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 12.18 क्वेश्चन। How does a converging lens from a virtual image of a real object? How does diverging lens from a real image of a real object? यहाँ पे हमें दो किस्म के क्वेश्चन किए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास है हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज, कि कन्वर्जिंग लेंस से हमारे पास किस तरह से वर्चुअल इमेज आता है, एक रियल ऑब्जेक्ट का किस तरह से वर्चुअल इमेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे हों, तो कन्वर्जिंग लेंस में हमारे पास उस रियल ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में प्लेस करते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा क्या, हमारे पास एक वर्चुअल इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग रियल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए एक वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। इस केस में जो हमारा जो लेंस इस्तेमाल होगा वो कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को, हाउ डज अ डाइवर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं।
कनकेव लेंस में किस तरह से हम लोग रियल इमेज बनता है एक रियल ऑब्जेक्ट का। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल हो तो उसका जो इमेज है वो भी रियल बने कनकेव लेंस को यूज़ करके। कनकेव लेंस में अगर हम लोग रियल ऑब्जेक्ट को पास करें तो वो हमारे पास डाइवर्ज हो जाती हैं, वो किसी पॉइंट पर मीट नहीं करती हैं। तो इस केस में हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रा करके हम लोग इमेज बना लेते हैं। उस इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। सो डाइवर्जिंग लेंस के केस में हमारे पास रियल इमेज कंस्ट्रक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो रियल लाइट जो है रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। सो डैट्स वाई डाइवर्जिंग लेंस के केस में जो हमारा रियल इमेज है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.19 है, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड इट्स यूनिट। हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस, जो लेंस की पावर है उसको डिफ़ाइन करना है। द पावर ऑफ लेंस इज़ डिफाइंड एंड द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। अगर फोकल लेंथ का हम लोग रेसिप्रोकल ले लें तो डैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि लेंस की जो पावर है -1 है, +1 है, इसका अगर किसी का +1 है, -1 है या -1 या +1 की बात करते हैं तो बेसिकली ये हमें पावर बता रहे होते हैं। और माइनस और प्लस शो करते हैं, माइनस शो करता है कि वहाँ पे जो कनकेव लेंस है और प्लस शो करता है कि वहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसका यूनिट भी पूछा गया है। लेंस का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है और 1 डायोप्टर हमारे पास इक्वल टू होता है 1 पर मीटर के, ओके। The SI unit of power is diopter. Diopter of the symbol D. It is expressed in meter. 1 diopter is equal to 1 meter inverse. Next हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11.20 है। Describe the passage of light through a glass prism and measure the angle of deviation. हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिज्म के अंदर से लाइट किस तरह से पास करती हैं, किस तरह से इमेज जब इमर्ज करते हैं तो वो कितनी डेविएट होती है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन को किस तरह से फाइंड करते हैं, ये हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वन भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। प्रिज्म इज़ ट्रांसपेरेंट बॉडी विद at least 2 polished plane surface inclined towards with each of other from when which light is refracted. इसकी 2 पॉलिश सरफेसेस होती हैं, ठीक है, प्रिज्म की। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म एन इमर्जेंट रे इज़ नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इट इज़ डेविएट बाय द प्रिज्म फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल पाथ। लेट्स सपोज हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जिसे हम लोगों ने PE का नाम दिया। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है I एट अ पॉइंट E के ऊपर, ठीक है। इट इज़ रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन ये रिफ्रैक्ट हो जाती है नॉर्मल के अलॉन्ग, ठीक है। ये हम लोगों ने नॉर्मल इसमें ड्रा किया हुआ है डॉटेड लाइन के साथ। आफ्टर डैट ये EF मतलब FS डायरेक्शन में हमारे पास रिफ्रैक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास N इज़ इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R होता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। The refracted ray EF makes an angle R inside the prism and travel to the another end of the prism. This ray emergent ray out of the prism and point F makes an angle E. इसमें हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो हमारे पास सरफेस से जाके टकराती है और उसका नॉर्मल अगर हम लोग ड्रा करें तो उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। आफ्टर डैट वो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे है, प्रिज्म से गुजरने के बाद वो रे रिफ्रैक्ट हो जाती है। देन हम अगेन उसका नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड तरीके से इसका आंसर दिया गया है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। सेम यही क्वेश्चन है लेकिन इसके 2 आंसर मेंशन किए गए हैं, तो आपको जो इजी लगे आप उसे कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.21 है। डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर
ठीक है, हम लोगों ने इसमें रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर को डिस्क्राइब करना है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लोजली पैक ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट सोर्स। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली है कि जब हम लोग बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इकट्ठे कहीं पे प्लेस हैं, तो उनकी अगर हमने उनको डिस्टिंग्विश करना है कि हमने उनको अलग अलग करके देखना हो, तो दैट इज़ रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो उसको अलग करके उसको रिजॉल्व करके दिखाएगा हमें। ओके, तो ये हमारे पास होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर। नाउ मैग्नीफाइंग पावर, द मैग्नीफाइंग पावर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ सबस्टेंटेड बाय द इमेज as seen through the optical device that subtended by the object of the at the unaided eye। ये रेशियो है कि हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना इनलार्ज करके दिखाएगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का एक फार्मूला भी है, m इज़ इक्वल टू Q/P। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12.22। ड्रा द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड थर्ड वन इज़ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, हम लोग इनको सिंपल माइक्रोस्कोप्स की रे डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स की भी रे डायग्राम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये हम लोगों ने लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस की थी। ये आप लेक्चर्स को रीड आउट करेंगे तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 12.23। मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट वन इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, थर्ड वन इज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो इस केस में हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज़ इक्वल टू 1 + d/f। ठीक है, अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज़ इक्वल टू L/f0 1 + d/fe। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग टेलीस्कोप की बात करें तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज़ इक्वल टू F0/fe। F0 बेसिकली हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ एंड ई हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12.24। ओके, draw a ray diagram to show that the formation of image is the normal human eye. What is meant by the term of nearsightedness and the farsightedness? How can these defect can be corrected? ठीक है, हम लोगों ने अपनी डायग्राम से शो करना है नॉर्मल ह्यूमन आई को। ओके, तो ये आप लोगों ने नॉर्मल ह्यूमन आई के जो डायग्राम्स है उसको डिस्कस करना है। ओके, देन हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफेक्ट ऑफ विजन के। अब डिफेक्ट ऑफ विजन में हम लोगों ने देखा कि हमारी आँख में ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं हमें वाजिया नज़र नहीं आती बल्कि हमें थोड़ी ब्लर नज़र आती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। अब इसकी रीज़न क्या है, हमारा जो लेंस है मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट नहीं होता, इस तरह से हमारा जो इमेज है वो हमें ब्लर नज़र आता है। तो इसके जो डिफेक्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्टली हमारे पास है नियर साइडेडनेस, जिसे हम लोग माओपिया भी कहते हैं, ये शॉर्ट साइडेडनेस कहते हैं। इसकी रीज़न ये है, अब ये नियर साइडेडनेस की फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। सम पीपल कैन नॉट बी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट द एड ऑफ द स्पेक्टिकल्स। The defect of vision is known as the short sight of the nearsightedness। हमारी ये नुक्स इस वजह से आता है कि जो हमारा लेंस है कि हमारी जो आँख दूर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकती, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं नियर साइडेडनेस। ठीक है, अब हम लोग इसकी रीज़न को डिस्कस करते हैं, ऐसा होता क्यों है।
अगर हम लोग इसके रीज़न को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा आई बॉल का जो डायामीटर है, हमारा जो आई बॉल है उसका जो डायामीटर है वो काफ़ी हद तक बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास जो दूर से आने वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट से रेज़ हैं वो रेटिना पर फोकस होने की बजाय उसके सामने फ़ोकस हो जाती हैं, ठीक है। हमारी आई के बिल्कुल सामने फ़ोकस हो जाती हैं, तो इससे हमारा जो इमेज है वो हमारे पास क्लियर इमेज नहीं बनता बल्कि हमारे पास ब्लेयर इमेज बनता है, ठीक है। अब हम इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, अब हम इसकी करेक्शन को डिस्कस करते हैं। करेक्शन को इसकी इस तरह से किया जाता है कि इसमें एक हम लोग डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारा जो कि कोई दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आने वाली रेज़ हमारी आँख में दाखिल होने से पहले वो फैल जाती हैं, ठीक है। आई में दाखिल होने की से पहले ये लेट्स सपोज हमारे पास ये फैल गई हैं। अब ये रेज़ फैल जाती हैं तो इस वजह से जो हमारा ये हमें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल एक वाज़िया एक क्लियर इमेज हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं, फार साइडेडनेस को, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ओके। फर्स्टली हम लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म अ डिस्क्रिमिनेट इमेज और नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना इज़ नॉन एज द फार साइडेडनेस। आँख में एक ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से नज़दीक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते, तो उन्हें हम कहते हैं फार साइडेडनेस। अब इसके रीज़न क्या है, इसके हम रीज़न को डिस्कस करते हैं। हमारी जो आई बॉल का हमारी जो आई बॉल है उसका जो डायमीटर का साइज़ है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट होने की वजह से जो रेज़ आती हैं, कोई भी जो रेज़ है वो आ रही है तो वो रेटिना से पीछे जाके किसी भी पॉइंट पर फोकस करती है। लेट्स सपोज उसने इस पॉइंट पर फोकस किया है, इस तरह से जो हमारा जो इमेज है वो रेटिना पर से थोड़ा पीछे बनता है, ठीक है, और हमारे पास जो इमेज है वो हमें क्लियर नज़र नहीं आता। इसकी करेक्शन हम लोग अब कैसे करते हैं, इसकी करेक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी करेक्शन है। इसकी करेक्शन करने के लिए हम लोग इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस। ये हमने कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करने की वजह से जो दूर मतलब के नज़दीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन कन्वर्जिंग लेंस बेसिकली उन रेज़ को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने के बाद जिसकी वजह से जो इमेज हमारा रेटिना के ऊपर ही बनता है, तो इस वजह से हमारे पास जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही बनेगा, तो हमारे पास क्लियर इमेज फॉर्म हो जाएगा। हम लोग इसकी करेक्शन को डिस्कस करते हैं। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द ऐड ऑफ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करके हम लोग ये जो डिफेक्ट है उसको करेक्शन उसकी कर सकते हैं। द लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड दे कन्वर्ज फ्रॉम द इमेज on the retina to the observer. These light appears in the form of the near point to form a sharp visual image on the retina. जो नज़दीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रेज़ हैं कन्वर्जिंग लेंस उनको कन्वर्ज करता है। इस वजह से जो हमारा जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही बनता है और एक हमारे पास शार्प इमेज डेवलप हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करके हम लोग हाइपर जो मेट्रोपिया है उसको हाइड्रोमेट्रोपिया है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस पूछने जाते हैं, तो आप लोगों ने इनको बहुत ध्यान से समझना है, देन पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।